Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. We were starting with the very first chapter, some basic concepts of chemistry, right? So in our last lectures we discussed about the mole concept, right? Molecular mass, law of conservation, right? तो ये हमने लॉज भी पढ़ लिए थे, हमने मॉल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था. अब हम मासेस की बात करेंगे, राइट? इस हम लेक्चर में मास की बात करेंगे, हम अपने कंपाउंड को नंबर्स कैसे देते हैं उसकी बात करेंगे. सो विद द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फॉर्मूला मास, राइट? तो हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में. मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एक कंपाउंड का होता है, राइट? एक कंपाउंड का हमें बताता है कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, राइट? उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है वो हमें मॉलिक्यूलर मास बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर बताते हैं. अब हम क्या बात करेंगे? एग्जैक्ट नंबर की. मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. वेयर एज इन फॉर्मूला मास जो होता है ना वो हम एक आयन वाले स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लाइक NaCl, NaCl जो कंपाउंड है हमारा, हमने 10th में भी पढ़ा था ये NaCl के बारे में कि NaCl जो है हमारा वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलके बनता है. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से मिलके बनता है. सो बेसिकली वो एलिमेंट्स, वो एटम्स जिनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं उनको हम आयंस कहते हैं, राइट? जिन एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं उनको हम आयंस कहते हैं. इधर वो पॉजिटिव हो सकता है, इधर वो नेगेटिव हो सकता है, राइट? तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए वो आयन है. तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं. तो फॉर्मूला मास क्या है? सम ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, राइट? आयन से मिलके बन रहा है तो कंपाउंड भी आयनिक होएगा. तो आयनिक कंपाउंड के बारे में जो हमें बताते हैं, मतलब सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस जो उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज Na पॉजिटिव हो गया, कुछ भी हो सकता है, Mg पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? तो जब उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं और उनका मासेस जब हम लेते हैं तो हम उसे फॉर्मूला मास कहते हैं. तो बेसिकली फॉर्मूला मास क्या है? मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द कैटायन प्लस एटॉमिक मास ऑफ द एनायन. एनायन क्या है? नेगेटिव चार्ज. कैटायन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो जब इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस जितने भी हैं और जो हमारे नेगेटिव चार्जेस जितने भी हैं उन चीज़ों का सम कर देते हैं तो फॉर्मूला मास आता है. तो फॉर्मूला मास ना बेसिकली सिमिलर है मॉलिक्यूलर मास की ही. जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना वो मोस्टली सिमिलर होती है मॉलिक्यूलर मास की. बट अगर हम डेफिनेशन की बात करें, थ्योरेटिकल वे में बात करें, तो फॉर्मूला मास जो है वो हमारा आयंस का होता है. वेयर एज जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है, एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड में. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास. अभी हमने पढ़ा ना कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली इक्वल है, बट थ्योरेटिकली ये इक्वल नहीं है. न्यूमेरिकली नो डाउट इक्वल हो सकता है बट थ्योरेटिकली इक्वल नहीं है. इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? एटम्स की बात करते हैं. मॉलिक्यूलर मास में हम एटम्स की बात करते हैं, वेयर एज फॉर्मूला मास में हम आयंस की बात करते हैं. मॉलिक्यूलर मास किसका सम है? एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स का. जो भी कंपाउंड के अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनका जब हम सम अप करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आता है. लेकिन फॉर्मूला मास क्या आता है? आयंस का. कितने आयंस प्रेजेंट है उनका होता है फॉर्मूला मास. जो फॉर्मूला मास होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, राइट। सो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इसी स्लाइड्स में इजी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं हल्का सा बताऊं तो एम्पेरिकल फार्मूला एक तरीके का वो है जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, हमें बताता है होल नंबर रेशियो में बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बताता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एग्जैक्ट नंबर्स बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनका सम, और फॉर्मूला मास होता है जो आयन्स उनके प्रेजेंट है उसका सम। देन इट इज लिंक्ड विद द एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमें एम्पेरिकल फार्मूला देता है, वेयर इज मॉलिक्यूलर मास मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला देते हैं, राइट। अब इसमें देखो इस कंपाउंड को और ये कंपाउंड, बेसिकली दिस टू आर द कंपाउंड्स ऑफ ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 होता है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करूं तो CH2O, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा CH2O। क्या बन गया ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर इसी की ही जो रेशियो है वो मैं 6 से डिवाइड ना करूं तो वो मेरा बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हैं कि एक कंपाउंड में कितने नंबर्स प्रेजेंट है, कितने नंबर्स के एटम्स प्रेजेंट है। 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वेयर इज एम्पेरिकल फॉर्मूला में मेरे को क्या बता रहे हैं कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। कौन से एलिमेंट प्रेजेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने एग्जैक्ट नंबर्स में एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास हमें ये बताता है। नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कितने एटम्स प्रेजेंट है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है। एन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होगा कि हमें सिर्फ पता होगा कि एटम्स कितने प्रेजेंट है, राइट। कितने कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और उसका होल नंबर रेशियो क्या है, उसका होल नंबर रेशियो क्या है। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, हमें ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट हमें ये पता होगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जब हमें सिर्फ एलिमेंट के बारे में पता लग रहा हो और उसकी होल नंबर रेशियो पता लग रही हो तो हम उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। एन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हल्के हमें सिर्फ ये पता है कि एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है और वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। अगर मैं लास्ट वाले एग्जांपल की बात करूँ CH2O, तो मेरे को पता लग रहा है कि क्या रेशियो है 1:2:1, 1:2:1 कि मतलब कार्बन इतना प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन उसका दुगना प्रेजेंट है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन की रेशियो सेम है लेकिन हाइड्रोजन उन दोनों का डबल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ रेशियो से इतना पता लग रहा है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो देता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम निकालते कैसे हमें कंपाउंड से हमें पता लगेगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला: कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम बाय टेकिंग 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड।
सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा कि उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज एबंडेंस कितनी प्रेजेंट है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात हमने पहले भी की है कि हमें पता क्या लगेगा उससे कि उसका, ठीक है, कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंट प्रेजेंट है। 100 ग्राम में कुछ प्रेजेंट, मतलब 50% प्रेजेंट है, मतलब कि 100 ग्राम में 50 ग्राम मेरा ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ये ऐसे हमें पता लगेगा इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, राइट। तो सबसे पहले जो मेरे परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगी उसको मैंने ग्राम्स में लेना है, उसको मैंने ग्राम्स में लेना है। सिंपल है, इसमें हमने क्या लेना है, हमने एज्यूम करके चलना है कि हमें ऑलरेडी 100 ग्राम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ CH2O, तो CH2 का ऑलरेडी मेरे को 100 ग्राम दिया, सपोज कर लिया। ये हमने अपने आप में एज्यूम करके चलना है कि जो भी हम कंपाउंड बना रहे होंगे उसका 100 ग्राम ऑलरेडी मुझे गिवन है, राइट। तो पहले हमने जो मास परसेंट हमें गिवन होएगा, ठीक है, हमने उसको सीधा ग्राम्स में लिख देना है। अगर मेरे को 40.7% दिया हुआ है तो मैं उसे 40.7 ग्राम ले लूंगी, सिंपल, ठीक है। इस परसेंटेज को हटा के बस मैं ग्राम लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही एजम्प करके चल रही हूं कि मेरा 100 ग्राम मुझे गिवन है, मुझे टोटल 100 ग्राम गिवन है। ये हमने स्टार्टिंग में ही एज्यूम करना है, चाहे आपके कंपाउंड कितना मर्जी बने, ठीक है। तो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि 100 ग्राम गिवन है। सपोज करो आपको कुछ आगे जाके मॉलिक्यूलर मास दे देते हैं, वेपर डेंसिटी दे देते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने स्टार्टिंग में 100 ग्राम लेके चलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40.7% को 40.7 ग्राम लिख देंगे, सिंपल। देन नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग obtain mass number by atomic mass of various element। अब हमें क्या करेंगे कि जो भी हमें गिवन होगा, सपोज करो मैं CH2 को ही ले रही हूँ एग्जाम्पल, और मेरे को उन्होंने बोला कि C मेरा 40.7% दिया है, तो इसका मैं क्या लूंगी, 40.7 ग्राम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि अब हमने क्या करना है कि जो भी हमें ग्राम्स में प्रेजेंट होएगा, जो भी ग्राम्स में गिवन है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 40.7 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो भी हमें मास गिवन है हम उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये जो डिवाइड करा है हमने, ये हमारा सेकेंड स्टेप होएगा। नेक्स्ट इज डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव विद द स्मॉल मोल वैल्यू टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो हमने ना मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ये कि नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या देता है, नंबर ऑफ मोल्स is equals to given mass अपॉन में मोलर मास, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मेरे को याद करो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 40.7 जो था परसेंटेज था उसको हमने ग्राम्स में ले लिया, तो वो मेरा क्या हो गया, गिवन मास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने एटॉमिक मास से उसको डिवाइड किया, तो वो मेरा एक तरीके का मोलर मास है, राइट। हमने ये भी पढ़ा था कि मोलर मास जो होता है वो न्यूमेरिकली एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के इक्वल होता है, राइट। सो अगर वो इक्वल है, ठीक है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स। तो इट मीन्स दैट कि अगर मैं 40.7 को 12 से डिवाइड कर रही हूँ तो जो भी मेरा नंबर आएगा, सपोज करो मेरे पास यहाँ आ रहा है 3.3 कुछ आ रहा, 3.4 ले लेते, चलो 3.4 आ रहा है, सपोज किया 3.4 आ रहा है, तो ये 3.5 क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि गिवन मास, ये है मेरे पास गिवन मास और ये है मेरे पास मोलर मास। तो जब मैंने दोनों को डिवाइड किया, जो ये नंबर आया ये मेरे पास क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स आया। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये हर एक केस में कुछ कुछ आए होंगे, राइट। जैसे मैंने अभी तो ये केस मैंने सिर्फ किसका लिया है, कार्बन का लिया। तो अगर मेरे पास कार्बन भी होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, तो ऐसे मेरी कुछ टेबल चल रही होगी कॉन्टिन्यूस में। अगर ऐसे एक टेबल चल रही है तो यहाँ पर जो भी मेरी सिंपलेस्ट नंबर आया होगा इन सब में, कुछ सपोज करते हैं हम, यहाँ पे 3.4 आ गया, यहाँ पे 2.6 आ गया, यहाँ पे कुछ 1.2 आया, तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1.2। तो इस 1.2 को मैं इन तीनों से डिवाइड कर दूंगी, दैट इज मैं यहाँ लिख रही हूँ 3.4 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है, देन 2.6 डिवाइडेड बाय 1.2, देन 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2। ये हमने स्टेप करना है। क्या कह रहा है वो, डिवाइड द मोल्स ऑफ मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव विद द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो हमने क्या किया कि जो भी मेरी सबसे छोटी वैल्यू थी उसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया पूरा। देन राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स। अब ये जो हमारी कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, हमारे कुछ होल नंबर्स आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर्स ये है, कुछ पॉइंट्स में भी आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 2.5 आ सकता है। तो इसको हमें पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये होल नंबर आ जाएगा। तो एक होल नंबर जब हमारे पास आ जाए वो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के तरीके से लिखेंगे, राइट। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, राइट। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस फाउंड टू कंटेन C मतलब 34.6, हाइड्रोजन 3.85 एंड ऑक्सीजन 61.55%, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मेरे को एक कंपाउंड गिवन है, ऐसे ही आपको भी गिवन होएगी कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ऑलरेडी ही ऐसे आपको हर क्वेश्चन में गिवन होएगी। ये हो सकता है कि मान लो कि 2 की वैल्यू दे दी, तीसरे को आपको बोल दिया कि खुद फाइंड आउट करो, ये पॉसिबल है, बट आपको ऑलरेडी परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगी। तो उसे क्या बोला कि जो मेरा कार्बन है वो 34.6% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो 3.85% है और जो ऑक्सीजन है वो 61.55% है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने ये एज्यूम करना है कि जो मेरा कंपाउंड है मेरे को देते टाइम उन्होंने 100 ग्राम ले लिया, उन्होंने 100 ग्राम ले लिया। सपोज करो कुछ मेरा कंपाउंड है ये CH, तो ये ऑलरेडी मेरे को 100 ग्राम गिवन है। कितना ग्राम गिवन है, 100 ग्राम गिवन है, ये मेरे को अज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है ये मेरे को इस 100 ग्राम के अकॉर्डिंग दी है, राइट। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि हमने कुछ नहीं, सबसे पहले क्या अज्यूम करना है कि जो मेरा कंपाउंड गिवन है वो मेरे पास 100 ग्राम है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने ये टेबल फॉर्म करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पुटिंग दी वैल्यूज है बस, और कुछ नहीं है, हमें सब कुछ पता है इसमें, बस हमने कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहली चीज क्या लिखी है कि जो हमारा कार्बन है वो 34.6% है, हाइड्रोजन जो है वो 3.85% है, ऑक्सीजन जो है वो 61.55% है। एज्यूम क्या किया, एज्यूम in starting mass is 100 ग्राम। ठीक है, कि हमने एज्यूम कर लिया कि मेरे को 100 ग्राम मास दिया हुआ है। तो पहले हमने टेबल फॉर्म करी, एलिमेंट जो है वो मेरे CHO इसमें प्रेजेंट है, कार्बन मेरा 34.6 है, हाइड्रोजन मेरा 3.86 है, देन ऑक्सीजन जो है वो 61.55 है।
देन उसके बाद हम निकालेंगे मास नंबर। सो नाउ अब हम मास नंबर देखेंगे। तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है एंड ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ये भी हमने मेंशन कर लिया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो गिवन थी वो लिखी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, मास नंबर लिखा। देखा, दोनों चीज हमें पता थी, हमने वो ही मेंशन किया है। ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक कि जो हमें खुद सोचना पड़े कि अब क्या करना है। ठीक है, अभी जो हमारे पास गिवन था वही डेटा लिखा है हमने। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये होता है। गिवन कितना है 34.6, मोलर मास मतलब मास नंबर है ना, वो कितना है 12, लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम, 3.86 डिवाइडेड बाय 1, 61.55 डिवाइडेड बाय 16 है ना। तो हमने कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि इसमें कितने मोल्स गिवन होंगे। तो ये हमारा 34.6 है, ये 3.86 है, ये 61.55 है। इसको हमने डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब क्या है, रेशियो निकालना। तो हमने ये रेशियो निकाल ली। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 2.88 आया, इसका ऑलरेडी 1 से कुछ भी डिवाइड कर लो 3.86 आता है ना। और जब हमने 61.55 को 16 से डिवाइड किया तो 3.86, अगेन सेम वैल्यू ही आई। अब हमने यहाँ पे इन तीनों में कंपैरिजन करना है। इस जो रेशियो आई है ना, इन्हीं तीन में, और कहीं से नहीं। यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। अब ये जो पार्ट आया है, ये रेशियो वाला पार्ट आया है, इसमें हमने चेक करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू ऑब्वियसली मेरे को दिख रही है 2.88 है, सबसे छोटी वही है। अब इस 2.88 से मैंने सबको डिवाइड कर देना, 2.88 से सबको डिवाइड कर देना। तो ऑब्वियसली 2.88 डिवाइडेड बाय 2.88। नेक्स्ट इज ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हो क्योंकि होल नंबर्स चाहिए ना हमें, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है। 3.86 को भी 2.88 से और इधर भी 3.86 को 2.88 से डिवाइड कर देना। तो 2.88 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 1 आया, यहाँ पे भी 4/3 और यहाँ पे भी 4/3 आया। अब मेरी रेशियो क्या बन रही है, 1:4/3 रेशियो 4/3, ये रेशियो बन रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें होल नंबर्स चाहिए, हमें ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा, 3/3 4/3 रेशियो 4/3, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमने बेसिक मैथ्स क्लास 8th 9th वाले मैथ्स में की है कि अगर मेरे को रेशियो को कन्वर्ट करना हो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये किया तो मेरे पास ऊपर होल नंबर रेशियो आ गई, 3:4:4, 3:4:4। अब इस 3 को, पहला कंपाउंड कौन सा था, कार्बन था, तो कार्बन के साथ 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन दूसरा था तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ 4 लिख देंगे। तीसरा ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन के साथ भी 4 लिख देंगे। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पर कि इसको हमने बस लिखना सीखना है, बाकी सारा हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमें गिवन होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें गिवन होगी, वो लिखी। फिर मास नंबर, हमें सारे मासेस ऑलरेडी ही पता होते हैं। जनरली जो कंपाउंड हमें गिवन होता है ना पेपर्स में, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही गिवन होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या बहुत इजी नंबर्स दिए हुए होते हैं, जो इजी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ही गिवन होते हैं। बट बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट हो। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये मेरे को आता ही है, ये तो मैंने अच्छे से समझ लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो गिवन मास अपॉन में मोलर मास होते हैं। तो गिवन मास मेरे को क्या है 34.6 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 12। सिमिलरली विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का है 61.55, गिवन जो है उसका मोलर मास होता है 60, डिवाइड किया, रेशियो निकाली। फिर रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में भी कन्वर्ट करना है क्योंकि मेरे को होल नंबर्स चाहिए। होल नंबर्स के लिए मैंने क्या किया है, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर ढूंढा और उस छोटे नंबर से इन सबको डिवाइड कर दिया।
मेरे पास एक रेशो आ गई, ठीक है, उस रेशो को मैंने उसी अकॉर्डेंस में रखा जिस अकॉर्डेंस में मैंने यहाँ पे अपने एलिमेंट्स रखे थे। तो जैसे मैंने फर्स्ट में कार्बन रखा तो कार्बन के साथ वही आ गया, पहली वाली रेशो आ गई, ठीक है। दूसरा मैंने हाइड्रोजन रखा तो इसके साथ दूसरी वाली रेशो आई, ठीक है। तीसरा मैंने ऑक्सीजन रखा तो साथ में तीसरी वाली रेशो आई। तो ऐसे मेरा C3H4O4 बन गया। तो ये मेरी सिंपलेस्ट रेशो है ना। इसमें मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता लग रहे हैं अभी भी कि ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, मेरे को नहीं पता। सपोज करा मैंने, अगर इस पूरे के साथ 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, C6H8O8 बन सकता है कंपाउंड। तो मेरे को अभी भी नहीं पता लग रहा कि इधर जो है ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, बट हमें ये पता लग रहा है कि इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। जैसे ही मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो मिल गई, होल नंबर्स मिल गए, मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है कि इतना लेंथी क्वेश्चन है ये, इतना टेबल वगैरह बनाना है, कुछ नहीं है। टेबल तो हम जनरली बनाते हैं ताकि इजी हो जाए। तो यहाँ पर हमें सब कुछ ऑलरेडी गिवन होएगा, हमें बस उसको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है, आंसर्स निकालने, डिवाइड करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो इससे हमें हाँ, अच्छा हाँ, हम नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है ना कितने एटम्स प्रेजेंट है, यहीं से तो पता लगेगा, इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, राइट। सो ये पूरा मेथड है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, मेरे पास आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बट मुझे नहीं पता लग रहा अभी भी कि मेरे कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है, क्या उसके एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट है। तो इसे निकालने के लिए हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड गिव्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट of various elements present in one compound। हमें ये बताता है एक्चुअल नंबर, कितने एटम्स प्रेजेंट है, एग्जैक्टली कितने एटम्स प्रेजेंट है, क्या कंपाउंड है, वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बेसिकली हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे, बट उधर एक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलाज प्रोड्यूस कर देंगे ताकि मेरे को पता लगे कि एग्जैक्ट नंबर कितने हैं उस एटम के, उस कंपाउंड के अंदर। तो जैसे ही हम एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है, कंपाउंड गिव्स अस द एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर बता रहा है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो वेरियस एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, राइट। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलर वही स्टेप्स हैं जो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था। सबसे पहले हम उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये अभी अभी हमने सीखा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। अभी जैसे कि मेरा बना था कंपाउंड C3H4O4, ये बना था ना मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला में, ये हमारा कंपाउंड बना था। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि मेरे को मास निकाल के दो, ठीक है। तो मास कैसे निकलेगा, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस में 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम इनके एटॉमिक मासेस को, इनके एटॉमिक नंबर, सॉरी मतलब जो मॉलिक्यूलर नंबर जो हमें ऑलरेडी एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स के जो नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है वो हमारा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, उसका मास भी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, सिंपल। तो हमने इसका मास निकाल लेना। अब नेक्स्ट इज डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुटेबल मेथड। अब हमें क्वेश्चन में कुछ वेपर डेंसिटी के फॉर्म में दिया होगा या फिर किसी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई होगी,
या फिर डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई होगी कि इसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, या फिर हमें गिवन होगी उसकी वेपर डेंसिटी। ठीक है, जनरली दो ही वे से हमें गिवन होते हैं, या फिर वेपर डेंसिटी देते हैं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास देते हैं। ठीक है, तो जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा हमने वो पिक कर लेना है, इसे ले लेना है कि ये हमारा मॉलिक्यूल जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है, जो हमें एग्जैक्ट नंबर देने वाला है, उसका मास है ये। सिंपल, या वेपर डेंसिटी के फॉर्म में दिया होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में दिया होता है। अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों मासेस आ गए। अब हमारे पास एक एम्पेरिकल मास भी आ गया, एक मॉलिक्यूलर मास भी आ गया। जब दोनों मासेस आ जाएंगे, अब हमने वहां से एक n की वैल्यू निकालनी है। n क्या है? बेसिकली n वो नंबर है जो हमें बताएगा कि ये कितनी रेशो में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3:4:4 बन रहा था। अब ये n को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे। n कैन बी 1 2 3, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट एक नंबर होएगा जो हमें बताएगा कि कितना हम इससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए। तो n को हम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास जो हमें ऑलरेडी गिवन होएगा या हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, वो डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास हमने कैलकुलेट किया वो, और उसके साथ हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास हमें क्या देगा? वो n की वैल्यू देगा जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को पता करने में हेल्प करेगा। सो मल्टीप्लाई देन करना है हमने, मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n टू ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो हमारे पास वो रेशियो आई थी, जैसे इस केस में C3H4O4 आया था, इसको हम उस n से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें यहाँ पर नंबर्स मिल जाए, डिफरेंट नंबर्स मिल जाए। अच्छा, एक चीज हो सकती है कि n की वैल्यू 1 आ जाए। सपोज किया n की वैल्यू 1 आ गई तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इधर वो 1 होकर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी दे सकती है, और वो 2 3 4 कुछ भी नंबर होके उसका डबलेट या ट्रिपलेट भी हो सकती है। तो मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n टू ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप ये करना। ठीक है, सिंपल, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है उसमें हमने एक n की वैल्यू निकालनी है। वो n की वैल्यू कैसे आएगी? मॉलिक्यूलर मास को हमने एम्पेरिकल मास से डिवाइड करना है, उससे एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी n की। ठीक है, जिसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम इसे अगेन एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगेन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही वो यूज कर रहा है। गिव द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ मेरे को दी हुई है, कार्बन के 40.687%, हाइड्रोजन की मुझे गिवन है 5.085% एंड अदर जो है वो ऑक्सीजन है। अब मेरे को उसने ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं दी, उसने मेरे को किस चीज की दे दी? कार्बन और हाइड्रोजन की दे दी कि कार्बन की मेरी 40.687 है और हाइड्रोजन की 5.85% है। ठीक है, बाकी जो बचा कुछ रह गया वो मेरा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं? द वेपर डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज 59। अब उसने मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, अब उसने मेरे को क्या दी है? वेपर डेंसिटी दी है। तो वेपर डेंसिटी उसने मेरे को 59 दे दी। कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सिंपल है अगेन कि उसने मेरे को इतना बता दिया कि एक कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये है, हाइड्रोजन की ये है, बाकी जो रह गया वो ऑक्सीजन है और वेपर डेंसिटी 59 है। ठीक है, अब मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो हमने इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। सो
सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया सेम वही एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप, कि जो हमारा कंपाउंड है वो मेरे को 100 ग्राम गिवन है, वो मेरे को 100 ग्राम गिवन है, ये मेरे को पहले ही उन्होंने दे दिया। फिर अब उसने बोला कि मेरे को ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन नहीं पता। अगर मेरा कंपाउंड 100 ग्राम है, ठीक है, तो कार्बन का मास प्लस कर दो, हाइड्रोजन का जो गिवन है वो प्लस कर दो और उसको 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस करेंगे तो ही तो मेरे को लेफ्ट ओवर मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हम यही एज्यूम कर रहे हैं ना कि 100 ग्राम गिवन है, तो 100 का ही तो ये कुछ परसेंट ये है, कुछ परसेंट ये है, ठीक है। तो दोनों को प्लस किया, 100 से माइनस किया, तो मेरे को ऑक्सीजन का मास मिल गया कि मेरे को उन्होंने जो लेफ्ट ओवर मास है वो मेरा 54.228 ग्राम है, जो कि ऑक्सीजन का है। देन उन्होंने क्या किया, अब हम अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला टेबल बनाएंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला टेबल में क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो मेरे को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिवन है, लिख लिया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन उनकी क्या गिवन थी, कार्बन के 40.687, हाइड्रोजन के 5.085 और ऑक्सीजन का अभी हमने निकाला है 54.228, वो लिखा। फिर उनके एटॉमिक मासेस लिख ले कि कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, मेंशन किया। फिर अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हमने इसको क्या ले लिया, मास के फॉर्म में ले लिया, इसे मैंने मास के फॉर्म में ले लिया। तो 40.687 को उसी के ही एटॉमिक मास से डिवाइड किया। अगेन 5.085 को 1 से डिवाइड किया, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एंड ऑक्सीजन को 54.228 को 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे आएगी, इन दोनों को डिवाइड किया तो 3.399, इसको डिवाइड किया तो 5.08 ही आया, और जब हमने 54.228 को 16 से डिवाइड किया तो 3.38 आया। अगर यहाँ पर वैल्यूज, यहाँ पर आ रही 3.39, यहाँ पर आ रही है 5.08, यहाँ आ रही है 3.38, तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3.38, ठीक है। तो पूरे को मैंने 3.38 से डिवाइड कर दिया। अब 3.39 और 3.38 बहुत क्लोज है, राउंड ऑफ हमने सीख रखा है, तो हमने जनरली इसको राउंड ऑफ किया, इसका आंसर आ गया 1। 5.08 को 3.38 से करेंगे डिवाइड तो 1.5 आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। और 3.38 को 3.38 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास एग्जैक्ट होल नंबर्स ही आए, है ना। फर्स्ट केस में भी यही हुआ था कि 3:4/3 बन रहा था, राइट। तो हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो सिमिलरली इधर भी हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, जो कि एक होल नंबर है। तो ये थोड़ा ना मैं भेदभाव थोड़ा ना करूंगी, हर किसी को मेरे को 2 से मल्टीप्लिकेशन देनी होगी। तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, 1 × 2, 1 × 2 एंड देन ये। तो मेरे पास अब आ गया होल नंबर। इस होल नंबर को मैं एक कंपाउंड के फॉर्म में ले लूंगी। तो कार्बन के सामने 2 है तो C2, हाइड्रोजन के सामने 3 है तो हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन के सामने 2 है तो ऑक्सीजन 2। ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक तो हमने फर्स्ट केस में भी सीख लिया था। अब आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप था कि हमने एम्पेरिकल मास निकालना है, राइट। एम्पेरिकल मास निकालना है, तो एम्पेरिकल मास कैसे आएगा, मेरे पास क्या बना था कंपाउंड C2H3O2, ये बना था। तो 2 एटम्स कार्बन के प्रेजेंट है इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। देन नेक्स्ट में शिफ्ट करें तो प्लस, अगेन 3 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है तो 3 इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एंड नेक्स्ट इज अगेन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करें तो प्लस 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमने रिपोर्ट करा वैल्यू, इधर से एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1
एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। वैल्यूज पुट करी तो मेरे पास आ गया 59 ग्राम। ठीक है, एम्पेरिकल मास आ रहा है 59 ग्राम। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेपर डेंसिटी गिवन थी। हमने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 मल्टीप्लाई में जो वेपर डेंसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 59। मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी तो आंसर आया 118 ग्राम। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना था, एन की वैल्यू निकालनी थी। एंड वो नंबर है जो हमें बताएगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या प्रेजेंट है, राइट। तो एन की जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एन क्या ऐसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास जो अभी हमने निकाला वो डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल चल रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला से उसका मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकाला, दोनों को डिवाइड कर देंगे। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया मेरे पास 118, देन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया 59, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 2। एन की वैल्यू 2 है, मतलब कि जो भी मेरी रेशियो है वो डबल हो जाएगी, जो भी मेरी रेशियो है वो डबल हो जाएगी। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, राइट। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मेरे को बता रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक कंपाउंड में। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा था, C2H3O2, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4H6O4। सो दिस इज बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा आंसर, इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स है। हमें पता है गिवन मास, हमें पता है, हमें एटॉमिक मास हमें पता है, उनको डिवाइड करो, रेशियो निकालो। रेशियो का सबसे छोटा नंबर तो हमें देखना आता ही है, 3 और 2 देखना आता है, उसको हमने डिवाइड किया, होल नंबर्स आ गए। होल नंबर से हमने क्या निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। यहाँ तक तो भाई मेरे को बहुत अच्छे से आ गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, राइट। देन उसके बाद जब मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एम्पेरिकल मास लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, उधर से मास निकालना आता है, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखी थी ये चीज। देन मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ये आ गया हमारे पास। उसके बाद एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, जो कि एन की वैल्यू गिवन होगी, एन की वैल्यू देगा। वो एन की वैल्यू को हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे कि कितने प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। अब हमने कंपाउंड तो बना लिया, बट कंपाउंड बनता कैसे है, वो होती है केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is a change in which one or more substances react to form new substance with entirely different properties। ठीक है, रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन वो होती है, मतलब कुछ चीजों ने मिला, दो चीज मिली, या फिर उसे एक प्रोडक्ट बनाया, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कुछ बनाया, तो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। अब आप एक चीज समझो, यहाँ जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, ठीक है, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, फिर हम एक एरो लगाते हैं, और ये जो हमारा राइट हैंड साइड लिखा जाता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि दो या एक भी होता है, ठीक है। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है क्लास 9 में, केमिकल कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये सारे रिएक्शंस हमने पढ़ी है। तो हमने उसमें पढ़ा है कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड लिखा जाता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो कोई दो चीजों ने रिएक्ट किया, अब क्या हुआ, कोई दो चीजें मिली,
उसने दो चीजें प्रोड्यूस करी, प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, कुछ ये बनाया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, रिएक्शन एक। अब क्या होएगा, वो क्या कह रहे हैं, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। यहाँ पर इस टाइम NaCl क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। हमारे पास H2SO4 क्या है, एसिड है, ठीक है। अगर हम इस साइड देखे जाए तो यहाँ पर ये मेरा एसिड बन रहा है, बिल्कुल डिफरेंट ही एसिड बन गया। शुरू के से क्या था, H2SO4 से, ये बन रहा है एसिड, और सॉल्ट बन रहा है हमारा ये। कहाँ सॉल्ट, पहले क्लोरीन बना रहा था, अब सॉल्ट कौन बना रहा है, सल्फेट बना रहा है। तो बेसिकली एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी सिर्फ यही नहीं होती, ये भी हो सकता है कि गैस गैस रिएक्ट करके लिक्विड बना रहा हो, ठीक है। कोई जो है जो हमारा फॉर एग्जांपल H2O है, H2O जो कि बनता है H2 + O2 से, राइट। ये हमारा कन्वर्टेबल है, ये हम ऐसे ले सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर H2 और O2 मिलके H2O बना रहे तो H2O भी टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ये दोनों गैसेज हैं, ये क्या है, लिक्विड है ना। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, दो गैसेस ने मिलके पानी बनाया, लिक्विड बनाया। और क्या, ये जो दोनों है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, दोनों जो है वो फायर को प्रोड्यूस करती है, फायर लगाने वाली गैसेस है, ठीक है, आग लगाने वाली गैसेस है। वेयर एज लिक्विड, पानी जो है वो क्या करता है, आग को बुझाता है, ठीक है। तो ये क्या, कंबस्टिबल गैसेस है, ये नॉन कंबस्टिबल है, राइट। तो जो हमारा ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बने उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से सेम हो, बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है। तो एक केमिकल रिएक्शन वो है जो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक से एक ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हमारे पास जो नॉर्मल केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसमें कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे लिखा H2O H2 + O2, मेरे को नहीं पता यहाँ पर कि जो हमारे ये है, ये क्या है, ये किस स्टेट में है, मेरे को नहीं पता। कैसे मेरे को बता सकती हूँ, अगर मैं किसी एक बच्चे को दे दूँ ये रिएक्शन कि ये मेरे को बताओ ये कौन सी स्टेट में है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये कौन सी स्टेट में है। अभी अगर मैं इसके साथ लिख दूँ ब्रैकेट में G और यहाँ पे लिख दूँ ब्रैकेट में L, तो अब मेरे को पता लग रहा है कि ये मेरी गैसियस स्टेट में है, ये मेरी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल इक्वेशन के ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर बताऊं, मेरे को सिर्फ इतना पता लग रहा है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, बट अगर मैं दोनों तरफ देखूं, क्या ये इक्वेशन में यहाँ पर तो O2 था, यहाँ पे सिंगल O कैसे रह गया, ये भी नहीं बता पा रहा। तो अगर मैं सिंपल ऐसे लीव कर दूं रिएक्शन, तो मुझे सिर्फ ये पता लग रहा है कि रिएक्शन हो रही है, एक केमिकल चेंज हो रहा है, बट ये नहीं पता लग रहा कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये कौन सी स्टेट में है, कैसे इसका रिएक्शन हुआ। तो ये सब कुछ हमारी हेल्प कौन करता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हेल्प करता है। अब बैलेंसिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। A chemical equation having an equal number of atoms of each element in the reactant and the product side is called balanced chemical equation. सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स और जो हमारा रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल हो। अब इस केस में देख लो, यहाँ पर H2O H2 + O2 है, राइट। क्या मेरे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन और इधर सेम है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे सिंगल O है, तो इक्वल नहीं है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, अब मेरे इक्वल हो गए।
तो बेसिकली ये 2 मेरा क्या बता रहा है कि मेरे पास एक बैलेंस इक्वेशन बता रहा है कि अब मेरे एटम्स सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे एटम्स सिमिलर हो गए, मतलब प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही रिएक्टेंट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो बैलेंस इक्वेशन वो होती है जब हमारे पास प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट साइड में दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 2H2 + O2 2H2। अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि ये जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एक्चुअल में क्या थी, H2 + O2 गिव्स H2, बट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये मुझे क्या बता रही है कि केमिकल चेंज हो रहा है। बट अगर इस केस में देखा जाए तो ये मेरे को क्या बता रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं, राइट। इधर से मेरे को क्या पता लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं, राइट। इधर से मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता लग रही है कि क्या चीज कितनी रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना रही है। इधर से मैं नहीं गेस कर पाई थी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम नहीं थे। इधर मैं क्या बोल रही थी, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, बट इस केस में मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता लग रहा है कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है। तो ये मेरे को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताता है। अब मेरे को बैलेंसिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, बैलेंसिंग इसलिए करी क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ये कहता है कि जो रिएक्टेंट साइड होएगा, ये मेरा कुछ रिएक्टेंट है और ये मेरा कुछ प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, दोनों तरफ का मास जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ मेरा मान लो 180 ग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी मेरा 180 ग्राम ही बनना चाहिए। ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो इसी चक्कर में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि अगर मेरा मासेस दोनों तरफ सेम नहीं हुई तो ये लॉ ओबे नहीं होएगा, तो पहला ही केमिस्ट्री का लॉ खराब हो जाएगा, राइट। तो पहला लॉ खराब करने के चक्कर में तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली। In accordance to law of conservation of mass, which states that total mass of reactant must be equal to total mass of product, therefore we need to balance chemical equation. दोनों तरफ masses को इक्वल करने के लिए मेरे को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेनी पड़ी। अगर मैं यही एग्जांपल लूँ, H2 + O2 gives H2, ये था, इधर क्या है 2 + 16 और यहाँ पे क्या है 2 + 16, तो दोनों तरफ कितना बन रहा है 18 ग्राम। सो यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना था, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपलेस्ट रिएक्शन ले ली और हम सबसे पहला मेथड है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। जनरली हम इस वाले लेक्चर में हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो Mg + O2 गिव्स MgO, सिंपल रिएक्शन है। मैग्नीशियम ने एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो बैलेंस करनी पड़ेगी। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अभी मैं आपको इलेबोरेट करके बता रही हूँ, फिर हिट एंड ट्रायल से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम मेरा 1 है, ऑक्सीजन मेरा 2 है।
वेयर इज राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम मेरा 1 है, ऑक्सीजन भी मेरा 1 था, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 था, फिर राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया था, तो मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, मतलब 2 मैग्नीशियम के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 हमारे पास MgO दे रहे हैं। ठीक है, अगर अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मेरी इक्वेशन बैलेंस है, 2Mg 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। याद रखना कभी भी बीच में नंबर नहीं लगता, हमेशा अगर हम बाहर से कोई नंबर लगा रहे हैं वो उसके आगे ही लगता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या किया, एम्पेरिकल फार्मूला किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला किया एंड केमिकल रिएक्शन करी। एम्पेरिकल फार्मूला जहाँ पर हमें होल नंबर रेशियो मिलते हैं एटम्स के, कि कितने एलिमेंट्स कितने एटम्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देता है कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर। केमिकल इक्वेशन क्या देती है, केमिकल रिएक्शन बताती है कि क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इवनली फिजिकल चेंजेस भी हमें बताती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।